everyone, welcome back to Study with Samya. This is part 5 of our series on law relating to patents, tailored specifically for CS executive students under the new syllabus. In today's video, we'll explore patents of addition, the process for restoring lapsed patents, and the grounds for patent revocation. Whether you're gearing up for your exams or just want to grasp these concepts better, this video will provide you with clear, detailed explanations and practical examples. Let's get started. The first topic is Section 54, Patents of Addition. Section 54 provides that where an application is made for a patent in respect of any improvement in or any modification of an invention described or disclosed in the complete specification, namely the main invention. अगर किसी इन्वेंशन का ऑलरेडी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो गया है या वो इन्वेंशन को मेन इन्वेंशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और उस इन्वेंशन में कोई इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन होता है एंड द एप्लीकेंट ऑल्सो अप्लाइज और हैज़ अप्लाइड फॉर अ पेटेंट फॉर दैट इन्वेंशन और इज़ द पेटेंटी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, दैट इज़ एंड अगर एप्लीकेंट ने उस मेन इन्वेंशन के लिए पहले से पेटेंट अप्लाई किया है या उसका पेटेंटी है, then the controller may, if the applicant so requests, grant the patent for the improvement or modification as a patent of addition. तो एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पर कंट्रोलर इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन के लिए एक पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट कर सकता है. ये सेक्शन बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक मेन इन्वेंशन है और आपने उसका पेटेंट ऑलरेडी अप्लाई किया है या वो ग्रांटेड है और अगर आप उस इन्वेंशन में कोई न्यू चीज़ या इम्प्रूवमेंट करते हो तो आप उस इम्प्रूवमेंट के लिए एक अलग पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसको पेटेंट ऑफ एडिशन कहते हैं. कंट्रोलर आपकी रिक्वेस्ट पर आपको ये एडिशनल पेटेंट दे सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने एक मोबाइल फ़ोन के लिए एक पेटेंट अप्लाई किया है, दैट इज़ योर मेन इन्वेंशन, और बाद में आपने उसमें एक न्यू फीचर ऐड किया है जो कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. अब आप इस न्यू फीचर के लिए पेटेंट ऑफ एडिशन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये आपके मेन इन्वेंशन का इम्प्रूवमेंट है. नेक्स्ट इज वेयर एन इन्वेंशन बीइंग एन इम्प्रूवमेंट इन और मॉडिफिकेशन ऑफ अनदर इन्वेंशन इज सब्जेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट पेटेंट and the patentee in respect of that patent is also the patentee in respect of the patent for the main invention. जब एक इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन का पेटेंट ऑलरेडी अलग से ग्रांट हो चुका है और उस इन्वेंशन का पेटेंटी वही है जो मेन इन्वेंशन का पेटेंटी भी है, then the controller may, if the patentee so requests, revoke the patent for the improvement or modification and grant to the patentee a patent of addition in respect thereof, bearing the same date of the patent so revoked. तो पेटेंटी की रिक्वेस्ट पर कंट्रोलर उस इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन का एग्जिस्टिंग पेटेंट रिवोक करके पेटेंटी को एक पेटेंट ऑफ एडिशन दे सकता है जिसका इफेक्टिव डेट रिवोक्ड पेटेंट के सेम डेट का होगा. दैट इज़, अगर किसी पेटेंटी ने एक इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से इंडिपेंडेंट पेटेंट ले रखा है और वो इम्प्रूवमेंट मेन इन्वेंशन से रिलेटेड है तो वो पेटेंटी रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस इंडिपेंडेंट पेटेंट को ख़त्म करके, दैट इज़ उसको रिवोक करके, उस इम्प्रूवमेंट को एक पेटेंट ऑफ एडिशन के रूप में ग्रांट किया जाए. इसमें दोनों पेटेंट्स एक ही इन्वेंटर के नाम पे होंगे और रिवोक्ड पेटेंट का डेट मेंटेन किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए आपके पास एक इंडिपेंडेंट पेटेंट है जो मोबाइल की बैटरी लाइफ को इम्प्रूव करता है और आपने सेम मोबाइल के लिए ऑलरेडी एक पेटेंट ले रखा है. अब आप कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बैटरी लाइफ इम्प्रूवमेंट के पेटेंट को रिवोक करके आपको एक पेटेंट ऑफ एडिशन दे दिया जाए जो उस मेन इन्वेंशन से लिंक्ड होगा. However, a patent shall not be granted as a patent of addition unless the date of filing of the application is same as or later than the date of filing of the application in respect of the main invention.
पेटेंट ऑफ एडिशन तभी ग्रांट किया जाएगा जब उसकी फाइलिंग डेट मेन इन्वेंशन की फाइलिंग डेट के इक्वल हो या उसके बाद की हो। ये लाइन एक सिंपल कंडीशन क्लैरिफाई करती है कि अगर आप पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फाइलिंग डेट या तो मेन इन्वेंशन की फाइलिंग डेट के इक्वल होनी चाहिए या फिर उसके बाद की होनी चाहिए। अगर आप पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए पहले अप्लाई करते हो तो दैट विल नॉट बी वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल का पेटेंट 1 जनवरी को अप्लाई किया गया है और आप बैटरी इम्प्रूवमेंट के लिए पेटेंट ऑफ एडिशन अप्लाई कर रहे हो तो वो पेटेंट 1 जनवरी या उसके बाद ही अप्लाई किया जा सकता है। A patent of addition shall not be granted before the grant of the patent for the main invention. Patent of addition तब तक ग्रांट नहीं हो सकता जब तक मेन इन्वेंशन का पेटेंट ग्रांट नहीं होता। दैट इज़, अगर आप पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मेन इन्वेंशन का पेटेंट पहले ग्रांट हो चुका हो। जब तक आपके मेन इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिलता, आपको पेटेंट ऑफ एडिशन नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल का पेटेंट अप्लाई कर रहे हैं और अभी वो ग्रांट नहीं हुआ है तो आप बैटरी इम्प्रूवमेंट के लिए पेटेंट ऑफ एडिशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके मोबाइल का मेन पेटेंट ग्रांट नहीं होता। नेक्स्ट इज सेक्शन 55, टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन। Section 55 deals with terms of patent of addition and provides that a patent of addition is granted for a term equal to that of the patent for the main invention or so much thereof as has not expired and remains in force during that term. पेटेंट ऑफ एडिशन का वैलिडिटी पीरियड वही होता है जो मेन इन्वेंशन का होता है। दैट इज़, जब तक मेन इन्वेंशन का पेटेंट वैलिड है तब तक आपका पेटेंट ऑफ एडिशन भी वैलिड रहेगा। जैसे ही मेन इन्वेंशन का पेटेंट एक्सपायर होता है, पेटेंट ऑफ एडिशन भी एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मोबाइल का मेन पेटेंट 20 ईयर्स का है और उसके 10 ईयर्स बाद आपने एक पेटेंट ऑफ एडिशन लिया बैटरी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो बाकी 10 ईयर्स तक ही वैलिड रहेगा जब तक मेन पेटेंट वैलिड है। और until the previous cessor of the patent for the main invention and no longer, अगर मेन इन्वेंशन का पेटेंट पहले एक्सपायर या लैप्स हो जाता है तो पेटेंट ऑफ एडिशन भी वैलिड नहीं रहेगा। ये क्लैरिफाई करता है कि अगर किसी रीज़न से आपका मेन इन्वेंशन का पेटेंट लैप्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल सपोज़ आपने रिन्यूअल फ़ी नहीं पे करी, तो आपका पेटेंट ऑफ एडिशन भी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मोबाइल का पेटेंट रिन्यू नहीं किया और वो लैप्स हो गया, तो आपका बैटरी इम्प्रूवमेंट का पेटेंट ऑफ एडिशन भी लैप्स हो जाएगा, चाहे उसका टाइम अभी बचा हो। नो रिन्यूअल फी इज़ पेबल in respect of a patent of addition, but if any such patent becomes an independent patent, the same fee shall thereafter be payable. पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए आपको अलग से रिन्यूअल फ़ी नहीं भरनी पड़ती, लेकिन अगर कभी ये पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो आपको उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी जैसे इंडिपेंडेंट पेटेंट के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमने पेटेंट ऑफ एडिशन लिया है बैटरी इम्प्रूवमेंट का, अगर वो इंडिपेंडेंट बन जाता है तो उसके लिए अलग से रिन्यूअल फ़ी भरनी पड़ेगी जिससे आपने मोबाइल के पेटेंट के लिए फ़ी भरी हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 56, वैलिडिटी ऑफ पेटेंट्स ऑफ एडिशन। The grant of a patent of addition shall not be refused and a patent granted as a patent of addition shall not be revoked or invalidated. पेटेंट ऑफ एडिशन को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा और जो पेटेंट ऑलरेडी ग्रांटेड है उसको इनवैलिडेट या कैंसिल नहीं किया जाएगा। कब? ऑन द ग्राउंड ओनली दैट द इन्वेंशन क्लेम्ड इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप हैविंग रिगार्ड टू एनी पब्लिकेशन or use of the main invention described in the complete specification relating thereto. सिर्फ इस वजह से नहीं किया जाएगा कि पेटेंट ऑफ एडिशन में इन्वेंटिव स्टेप नहीं है जो ऑलरेडी मेन इन्वेंशन में स्पेसिफाइड है। इसका मतलब ये है कि आपका पेटेंट ऑफ एडिशन सिर्फ इस बेसिस पे रिफ्यूज़ नहीं हो सकता कि उसमें कोई न्यू चीज़ दैट इज़ इन्वेंटिव स्टेप नहीं है जो पहले से मेन इन्वेंशन में डिस्क्राइब्ड है। आपका पेटेंट वैलिड रहेगा अगर वो मेन इन्वेंशन के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आपके मोबाइल के पेटेंट में एक बेसिक कैमरा था और आपने अपने पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए अप्लाई किया जिसमें कैमरा का फीचर इम्प्रूव किया गया है, तो आपका पेटेंट ऑफ एडिशन सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ नहीं हो सकता कि पहले से मेन इन्वेंशन में कैमरा मेंशन था। और any improvement in or modification of main invention described in the complete specification of a patent of addition to the patent for the main invention or of an application for such a patent of addition. That is, जो improvement या modification आपने main invention के लिए किया है उसको एक valid patent of addition माना जाएगा, चाहे वो innovative step ज़्यादा strong ना हो। For example, अगर आपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा का थोड़ा सा अपग्रेड किया है तो भी ये एक वैलिड पेटेंट ऑफ एडिशन बन सकता है, इवन अगर वो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मेजर ना हो। एंड द वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन शैल नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड दैट द इन्वेंशन ought to have been subject of an independent patent. That is, अगर आपके इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन के लिए इंडिपेंडेंट पेटेंट अप्लाई नहीं किया गया है, फिर भी आपका पेटेंट ऑफ एडिशन वैलिड माना जाएगा, इंडिपेंडेंट पेटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। In determining the novelty of the invention claimed in the complete specification filed in pursuance of an application for a patent of addition, regard shall be had also to the complete specification in which main invention is described. Novelty, that is, नई चीज़ को देखते वक्त पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें मेन इन्वेंशन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। दैट इज़, अगर आपने मोबाइल फ़ोन के लिए कोई इम्प्रूवमेंट का पेटेंट अप्लाई किया है तो आपकी इम्प्रूवमेंट की नोवेल्टी को जज करते टाइम मोबाइल फ़ोन, दैट इज़ मेन इन्वेंशन, उसकी ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। देयर इज़ एन एडिशनल क्लैरिफिकेशन गिवन इन द बॉक्स बिलो। A patent of addition application cannot be rejected on the grounds that the disclosure in the primary application or patent lacked innovative step. That is, अगर मेन इन्वेंशन में इनोवेटिव स्टेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था तो भी उसकी वजह से आपका पेटेंट ऑफ एडिशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। However, the disclosure in the main application or patent may be used as evidence of innovation against the patent addition application. लेकिन कभी कभी मेन इन्वेंशन की डिस्क्लोजर को यूज़ किया जा सकता है ये देखने के लिए कि पेटेंट ऑफ एडिशन में कुछ इनोवेशन है या नहीं। There is a case law given that is Ravi Kamal Bali versus Kalatek 2008. इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिफेंडेंट का आर्ग्यूमेंट डिसमिस कर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि पेटेंट ऑफ एडिशन तभी ग्रांट हो सकता है जब उसमें मेन इन्वेंशन के कंपैरिजन में इन्वेंटिव स्टेप हो। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि इन्वेंटिव स्टेप की ज़रूरत नहीं होती पेटेंट्स ऑफ एडिशन के लिए। So let's summarize section 56. Section 56 clearly कहता है कि पेटेंट ऑफ एडिशन को इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। मेन इन्वेंशन के पब्लिकेशन या यूज़ कभी पेटेंट ऑफ एडिशन के वैलिडिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट रूलिंग्स ने भी क्लैरिफाई किया है कि पेटेंट्स ऑफ एडिशन को इन्वेंटिव स्टेप के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज Section 60, Restoration of Lapsed Patent, where a patent has ceased to have effect by reason of failure to pay any renewal fee within the prescribed period under Section 53. अगर कोई पेटेंट लैप्स हो गया है रिन्यूअल फ़ी ना देने की वजह से जो Section 53 में प्रिस्क्राइब्ड है, the patentee or his legal representative and where the patent was held by 2 or more persons jointly, then with the leave of the controller, one or more of them, without joining the others, may within 18 months from the date on which patent ceased to have effect, make an application for restoration of the patent. तो पेटेंटी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी पेटेंट होल्डर्स हैं, अगर 2 या ज़्यादा लोग मिलकर पेटेंट होल्ड करते हैं, वो कंट्रोलर से परमिशन लेकर बिना सबके साइन के 18 मंथ्स के अंदर पेटेंट रिस्टोर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ कि अगर आपने अपना पेटेंट रिन्यूअल फ़ी नहीं पे करा है और उस वजह से आपका पेटेंट लैप्स हो गया है तो आप या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव 18 मंथ्स के अंदर कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन देकर
उस पेटेंट को रिस्टोर करवा सकते हैं। अगर पेटेंट को जॉइंट होल्डर्स होल्ड करते हैं तो एक होल्डर भी एप्लीकेशन दे सकता है, बाकी लोगों का साइन कंपल्सरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मोबाइल का पेटेंट लैप्स हो गया है रिन्यूअल फ़ी ना देने की वजह से, तो आप 18 मंथ्स के अंदर एप्लीकेशन देकर उसको रिस्टोर करवा सकते हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 61, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। If after hearing the applicant, in cases where the applicant so desires or the controller thinks fit, the controller is prima facie satisfied that the failure to pay the renewal fee was unintentional and that there has been no undue delay in the making of the application. अगर एप्लीकेंट की सुनवाई के बाद या अगर कंट्रोलर को लगता है कि रिन्यूअल फ़ी नहीं देना गलती से हुआ है और एप्लीकेशन डालने में कोई अननेसेसरी डिले नहीं हुआ है, he shall publish the application in the prescribed manner within the prescribed period. Any person interested may give notice to the controller of opposition thereto on either or both of the following grounds that, तो कंट्रोलर एप्लीकेशन को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में पब्लिश करवाएगा और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन ऑपोजिशन नोटिस दे सकता है कि रिन्यूअल फ़ी ना देना जानबूझकर किया गया था या फिर एप्लीकेशन डालने में अनड्यू डिले हुआ है। इफ़ द नोटिस ऑफ ऑपोजिशन इज गिवन विदिन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, द कंट्रोलर शैल नोटिफाई द एप्लीकेंट and shall give to him and to the opponent an opportunity to be heard before deciding the case. अगर ऑपोजिशन नोटिस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर दिया जाता है तो कंट्रोलर एप्लीकेंट को नोटिफाई करेगा और दोनों पार्टीज़ को सुनने का मौका देगा डिसीजन लेने से पहले। एंड अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर कोई ऑपोजिशन नोटिस नहीं दिया जाता है या ऑपोजिशन होने पर भी कंट्रोलर का डिसीजन एप्लीकेंट के फेवर में होता है, तो कंट्रोलर कोई भी अनपेड रिन्यूअल फ़ी और एडिशनल फ़ी भरने पर पेटेंट और किसी भी पेटेंट ऑफ एडिशन को रिस्टोर कर देगा जो कि लैप्स हो गया है। द कंट्रोलर में इफ़ ही थिंक्स फिट एज अ कंडीशन ऑफ रिस्टोरिंग द पेटेंट रिक्वायर दैट एन एंट्री शैल बी मेड इन द रजिस्टर। कंट्रोलर अगर ज़रूरी समझे तो रिस्टोरेशन के कंडीशन के रूप में रजिस्टर में कोई भी डॉक्यूमेंट या मैटर एंटर करने को कह सकता है जो अभी तक एंटर नहीं हुआ है। दैट इज़ कि अगर आपके पेटेंट को रिस्टोर करने के लिए अप्लाई किया गया है और कंट्रोलर को लगता है कि रिन्यूअल फ़ी नहीं देना या तो गलती से हुआ है एंड एप्लीकेशन डालने में कोई अननेसेसरी डिले नहीं है, तो वो एप्लीकेशन को पब्लिश करेगा। अगर कोई ऑपोजिशन नोटिस नहीं मिलता या ऑपोजिशन का डिसीजन एप्लीकेंट के फेवर में होता है, तो कंट्रोलर अनपेड रिन्यूअल फ़ी और एडिशनल फ़ी भरने पर पेटेंट को रिस्टोर कर देगा। कंट्रोलर रिस्टोरेशन की कंडीशन के रूप में रजिस्टर में ज़रूरी एंट्रीज भी करवा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पेटेंट रिस्टोर करने के लिए अप्लाई किया और रिन्यूअल फ़ी नहीं देना गलती से हुआ, तो कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन पब्लिश करेगा एंड कोई ऑपोजिशन नहीं है तो वो आपको रिक्वायर्ड फ़ी भरने के बाद पेटेंट रिस्टोर करने को कह देगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 62, राइट्स ऑफ पेटेंटीज ऑफ लैप्स्ड पेटेंट विच हैव बीन रिस्टोर्ड। आई विल एक्सप्लेन दिस सेक्शन इन शॉर्ट। दिस सेक्शन सेज दैट कि जब एक पेटेंट रिस्टोर किया जाता है तब पेटेंटी के राइट्स कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस के सब्जेक्ट होते हैं जो कंट्रोलर इम्पोज कर सकता है। ये कंडीशंस उन लोगों की प्रोटेक्शन या कॉम्पेंसेशन के लिए होती है जो पेटेंट के लैप्स होने और रिस्टोरेशन एप्लीकेशन के पब्लिकेशन के बीच में इन्वेंशन का यूज़ करने लगे हैं। अगर पेटेंट के लैप्स होने और रिस्टोरेशन एप्लीकेशन के पब्लिकेशन के बीच में किसी भी इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई सूट या प्रोसीडिंग शुरू की जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ कि अगर आपका पेटेंट रिस्टोर होता है तो पेटेंटी के राइट्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ होती है। ये कंडीशंस उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है जो पेटेंट लैप्स होने के पीरियड के दौरान
इन्वेंशन का यूज़ कर चुके हैं और इस पीरियड के बीच किसी भी इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट इज सरेंडर एंड रेवोकेशन ऑफ पेटेंट, सेक्शन 63। सेक्शन 63 कहता है कि पेटेंटी किसी भी समय अपना पेटेंट सरेंडर करने का ऑफर दे सकता है कंट्रोलर को नोटिस देकर। Where such an offer is made, the controller shall publish the offer in prescribed manner and also notify every person other than the patentee. जब सरेंडर ऑफर किया जाता है, कंट्रोलर उस ऑफर को प्रिस्क्राइब मैनर में पब्लिश करेगा और रजिस्टर में लिस्टेड सभी इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिफाई करेगा। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर ऑपोजिशन नोटिस दे सकता है कंट्रोलर को, और अगर नोटिस दिया जाता है तो कंट्रोलर पेटेंटी को नोटिफाई करेगा। अगर कंट्रोलर पेटेंटी और ओपोनेंट की सुनवाई के बाद ये मान लेता है कि पेटेंट सही तरह से सरेंडर किया जा सकता है, तो वो ऑफ़र एक्सेप्ट करके पेटेंट रिवोक कर सकता है। दैट इज़ कि अगर पेटेंटी अपना पेटेंट सरेंडर करना चाहता है तो वो कंट्रोलर को नोटिस दे सकता है, कंट्रोलर उस ऑफ़र को पब्लिश करेगा और रजिस्टर में लिस्टेड सभी इंटरेस्टेड पर्सन्स को नोटिफाई करेगा। अगर किसी ने ऑपोजिशन नोटिस दिया तो कंट्रोलर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अगर सब कुछ ठीक लगा तो कंट्रोलर पेटेंट को सरेंडर करने और रिवोक करने का ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 64, रेवोकेशन ऑफ पेटेंट्स। सेक्शन 64 में पेटेंट्स की रेवोकेशन के ग्राउंड्स को डिस्क्राइब करा है। फर्स्ट पॉइंट इज वैलिड प्रायर क्लेम इन अनदर पेटेंट। अगर किसी इन्वेंशन को पेटेंट किया गया है लेकिन उसी इन्वेंशन का वैलिड क्लेम पहले से किसी और पेटेंट के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में इंक्लूडेड है तो करंट पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक नए फ़ोन टेक्नोलॉजी का पेटेंट किया लेकिन किसी और ने वही टेक्नोलॉजी पहले से पेटेंट कर रखी है तो आपका पेटेंट कैंसिल हो सकता है क्योंकि उनका प्रायोरिटी डेट पहले का है। सेकेंड इज पेटेंट फाइल्ड बाय समवन नॉट एंटाइटल्ड। अगर किसी ने पेटेंट का एप्लीकेशन फाइल किया है और उस पर्सन को लीगली एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग पेटेंट फाइल करने का हक नहीं था तो उस पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सपोज किसी ने आपके इन्वेंशन को आपके बिना परमिशन के पेटेंट करवा दिया तो वो पेटेंट इनवैलिड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड पेटेंट। अगर पेटेंट किसी गलत तरीके से हासिल किया गया है या जो राइट्स पेटेंट करवाने वाले के पास होने चाहिए वो नहीं थे तो पेटेंट कैंसिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी और के रिसर्च को अपना बता के पेटेंट करवा लिया है तो वो पेटेंट रिवोक किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नॉट एन इन्वेंशन एज पर द एक्ट। अगर पेटेंट की स्पेसिफिकेशन में जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है वो एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से इन्वेंशन ही नहीं है तो पेटेंट रिवोक हो सकता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, नॉट नॉवल, दैट इज़ नॉट न्यू। अगर इन्वेंशन जो क्लेम किया गया है वो नया नहीं है और पहले से पब्लिकली नोन था या यूज़ किया जा चुका था तो पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ऐसे प्रोसेस का पेटेंट करवाया जो इंडिया में पहले से यूज़ हो रहा था तो आपका पेटेंट कैंसिल हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट इज ऑब्वियस और लैक्स इन्वेंटिव स्टेप। अगर इन्वेंशन ऑब्वियस है या उसमें कोई नया स्टेप नहीं है जो कोई भी आसानी से समझ जाए तो पेटेंट रिवोक हो सकता है। नेक्स्ट इज नॉट यूजफुल। अगर इन्वेंशन का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है तो पेटेंट कैंसिल किया जा सकता है। एट्थ पॉइंट इज इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। अगर इन्वेंशन को स्पेसिफाई करते टाइम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट नहीं है तो पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन्वेंशन का प्रोसेस या वर्किंग मेथड ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो वो पेटेंट वैलिड नहीं होगा। नाइन्थ इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अगर पेटेंट को हासिल करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो पेटेंट कैंसिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी इन्वेंशन के लिए झूठ बोलकर पेटेंट हासिल किया है तो वो पेटेंट रिवोक हो जाएगा। टेंथ पॉइंट इज नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। अगर इन्वेंशन का सब्जेक्ट मैटर पेटेंटेबल नहीं है एक्ट के अकॉर्डिंग
तो पेटेंट कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ऐसी चीज़ का पेटेंट करवाया जो लीगली पेटेंटेबल नहीं है, जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी, तो पेटेंट रिवोक हो जाएगा। 11th पॉइंट इज सीक्रेट यूज बिफोर प्रायोरिटी डेट। अगर इन्वेंशन को प्रायोरिटी डेट के पहले सीक्रेटली यूज़ किया गया है इंडिया में, तो पेटेंट रिवोक किया जा सकता है। 12th पॉइंट इज नॉन डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8। अगर एप्लीकेंट ने सेक्शन 8 के अंडर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर को डिस्क्लोज नहीं की या जो इन्फॉर्मेशन दी वो झूठ थी, तो पेटेंट कैंसिल हो सकता है। 13th इज सीक्रेसी डायरेक्शन वायलेटेड। अगर एप्लीकेंट ने सेक्शन 35 की सीक्रेसी डायरेक्शंस को वायलेट किया या बिना परमिशन के इंडिया के बाहर पेटेंट अप्लाई किया, तो पेटेंट रिवोक किया जा सकता है। 14th इज फ्रॉडुलेंट अमेंडमेंट। अगर सेक्शन 57 या 58 के अंदर अमेंडमेंट फ्रॉड के ज़रिए हासिल किया गया है, तो पेटेंट कैंसिल किया जा सकता है। 15th पॉइंट इज रॉन्ग सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। अगर बायोलॉजिकल मटेरियल का सोर्स गलत मेंशन किया गया है, तो आपका पेटेंट रिवोक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का रॉन्ग जोग्राफिकल ओरिजिन मेंशन किया है, तो पेटेंट इनवैलिड हो सकता है। 16th इज एंटिसिपेटेड बाय इंडिजिनस नॉलेज। अगर इन्वेंशन इंडिजिनस कम्युनिटी के पहले से अवेलेबल नॉलेज पर बेस्ड है, तो पेटेंट रिवोक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इन्वेंशन किसी लोकल कम्युनिटी के ट्रेडिशनल नॉलेज से मिलता जुलता है, तो पेटेंट कैंसिल हो सकता है। There are 16 points given under section 64. You can learn any 10 to 12 points. Next is, however, where the invention claimed is not new, obvious, or lacks any inventive steps having regard to what was publicly known or used in India or published in India or elsewhere before the priority date of the claim, लेकिन अगर claimed invention new नहीं है, ऑब्वियस है या इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, कंसिडरिंग व्हाट वाज पब्लिकली नोन या यूज्ड इन इंडिया और पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, एंड प्रायोरिटी डेट से पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट, सीक्रेट ट्रायल या सीक्रेट यूज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड अगर पेटेंट एक प्रोसेस या प्रोडक्ट के लिए है जो एक प्रोसेस से बनता है और वो प्रोडक्ट अब्रॉड से इंडिया इंपोर्ट होता है, तो इम्पोर्टेशन डेट पर वो इन्वेंशन इंडिया में नॉलेज या यूज़ कंसिडर किया जाएगा, एक्सेप्ट जब प्रोडक्ट रीजनेबल ट्रायल या एक्सपेरिमेंट के पर्पस के लिए इंपोर्ट किया गया हो। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पर हाई कोर्ट पेटेंट को रिवोक कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि पेटेंटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बिना किसी रीजनेबल क्लॉज को कंप्लाई नहीं किया जो गवर्नमेंट पर्पस के लिए पेटेंट ग्रांट हुआ है सेक्शन 99 के मीनिंग के अंदर। पेटेंट रिवोकेशन के पिटीशन को रजिस्टर में लिस्टेड सभी पर्सन्स को नोटिफाई किया जाना चाहिए जो पेटेंट के प्रोप्राइटर्स हैं या उनका इंटरेस्ट है पेटेंट में। नेक्स्ट इज सेक्शन 65। सेक्शन 65 एटॉमिक एनर्जी के केसेस में गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर पेटेंट की रेवोकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अमेंडमेंट को डील करता है, और सेक्शन 66 पब्लिक इंटरेस्ट में पेटेंट्स की रेवोकेशन को डील करता है। सेक्शन 65 कहता है कि अगर ग्रांट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पेटेंट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन के लिए है जिसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 के अंदर पेटेंट ग्रांट नहीं हो सकता, तो वो कंट्रोलर को पेटेंट रिवोक करने का डायरेक्शन दे सकती है। कंट्रोलर नोटिस देने के बाद और इंटरेस्टेड पर्सन को सुनने का मौका देने के बाद पेटेंट रिवोक कर सकती है। सब सेक्शन 2 कंट्रोलर को ये पावर देता है कि वो पेटेंटी को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अमेंड करने की परमिशन दे सकता है इंस्टेड ऑफ पेटेंट रिवोक करने की। दैट इज सेक्शन 64 कहता है कि पेटेंट को कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पर रिवोक किया जा सकता है, जैसे कि अर्लियर पेटेंट से ओवरलैप होना, रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट, इनसफिशिएंट डिस्क्रिप्शन या कोई और इशू जो पेटेंट की वैलिडिटी को इम्पैक्ट करता है। अगर पेटेंट को रिवोक किया जाता है तो पर्सनल सीक्रेट यूज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा और इम्पोर्टेशन से रिलेटेड नॉलेज भी इंक्लूड होती है। दैट सम्स अप आवर सेक्शन 64 and 65. Let's sum up all the sections that we have studied today. First is section 54 patents of addition. पेटेंट ऑफ एडिशन एक ऐसे इन्वेंशन के लिए होता है
जो एक मेन इन्वेंशन से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन होता है। ये पेटेंट मेन इन्वेंशन के पेटेंट के साथ ग्रांट होता है और इसके लिए नए इन्वेंटिव स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है। पेटेंट ऑफ एडिशन का वैलिडिटी मेन इन्वेंशन के पेटेंट की वैलिडिटी से जुड़ी होती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 55 पेटेंट ऑफ एडिशन प्रोसीजर। सेक्शन 55 कहता है कि पेटेंट ऑफ एडिशन को एक मेन पेटेंट के साथ ही फाइल किया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन मेन पेटेंट के साथ प्रोसेस होता है। ये पेटेंट उसी तरह से रिन्यू होता है जैसे मेन पेटेंट और राइट्स भी उनके सेम होते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 56 वैलिडिटी ऑफ पेटेंट्स ऑफ एडिशन। सेक्शन 56 कहता है कि पेटेंट ऑफ एडिशन को ये रीज़न के बेसिस पर रिवोक नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है जब मेन इन्वेंशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। इसका मतलब है कि पेटेंट ऑफ एडिशन को वैलिड माना जाएगा चाहे मेन इन्वेंशन में कोई न्यू इम्प्रूवमेंट हो या ना हो। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 60 रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। सेक्शन 60 कहता है कि अगर पेटेंट लैप्स हो जाता है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फ़ी तो पेटेंटी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद इन 18 मंथ्स रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिस्टोरेशन के बाद पेटेंट की राइट्स रिस्टोर हो जाती हैं, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट के लिए एक्शन नहीं लिया जा सकता उस पीरियड में जब पेटेंट लैप्स था। फिर हमने पढ़ा प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट्स, दैट वाज सेक्शन 61। सेक्शन 61 में था कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि रिन्यूअल फ़ी का फेलियर अनइंटेंशनल था और एप्लीकेशन में अनड्यू डिले नहीं है तो वो एप्लीकेशन पब्लिश कर देगा। ऑपोजिशन नोटिस के ग्राउंड्स पर कंट्रोलर डिसाइड करेगा और अगर ऑपोजिशन नहीं होता या कंट्रोलर एप्लीकेंट के फेवर में डिसाइड करता है तो पेटेंट रिस्टोर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा राइट्स ऑफ पेटेंटीज ऑफ लैप्स्ड पेटेंट्स विच हैव बीन रिस्टोर्ड। सेक्शन 62 कहता है कि रिस्टोर्ड पेटेंट के राइट्स कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस और कंट्रोलर के इम्पोज्ड कंडीशन के सब्जेक्ट होते हैं। लैप्स के पीरियड के दौरान इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 63 सरेंडर एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट्स। सेक्शन 63 कहता है कि पेटेंटी कभी भी पेटेंट सरेंडर कर सकता है बाय गिविंग नोटिस टू द कंट्रोलर। कंट्रोलर सरेंडर ऑफर को पब्लिश करेगा और इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिफाई करेगा। अगर किसी ने ऑपोजिशन किया तो कंट्रोलर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद पेटेंट को सरेंडर कर सकता है। सेक्शन 64 में हमने पढ़े 16 ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन। फिर सेक्शन 65 में हमने पढ़ा रिवोकेशन ऑफ पेटेंट एंड अमेंडमेंट ऑन गवर्नमेंट डायरेक्शंस। सेक्शन 55 में था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पेटेंट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है जिसका पेटेंट ग्रांट नहीं हो सकता तो वो कंट्रोलर को रिवोक करने का डायरेक्शन दे सकता है एंड कंट्रोलर अमेंडमेंट भी अलाउ कर सकता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 66 रिवोकेशन ऑफ पेटेंट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 66 कहता है कि पेटेंट्स को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिवोक किया जा सकता है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि पेटेंट्स जो पब्लिक के लिए हार्मफुल है या अननेसेसरी है उनको रिवोक किया जा सके। सो दैट्स अ रैप अप on today's deep dive into the Patents Act, covering everything from patents of edition to the restoration and revocation of patents. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more detailed content. Drop any questions you have in the comments below, and I'll see you in the next video.